powered by ITIL. शॉपिंग मार्केट्स, लजीज जायके और खूबसूरत नाइट लाइफ। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक ऐसा ही शहर बताया जाता है जो अपनी इन्हीं खासियतों के लिए देश विदेश के सैलानियों की टॉप लिस्ट में शुमार है। जब बात बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की आती है तो बैंकॉक अक्सर वर्ल्ड रैंकिंग लिस्ट में दिखता ही है। इसकी एक बड़ी वजह यहाँ का सामाजिक और आर्थिक विकास भी माना ही जाता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कभी इन्हीं वजहों से शहर ही नहीं बल्कि पूरा देश मुफलिसी की चौखट पर जाकर खड़ा हो गया था और जिसके निशान आज भी राजधानी बैंकॉक के सैथॉन डिस्ट्रिक्ट में एक टार के तौर पर मौजूद हैं। यहाँ बात हो रही है सैथॉन यूनिक टार की। कारोएन क्रुंग रोड पर SY जो कि एक थाई वर्ड है, इसका मतलब सेक्टर होता है। तो सेक्टर 51 और 53 के बीच ताक्सिन ब्रिज के पास मौजूद इस इमारत को हॉन्टेड मान लिया गया, घोस्ट टावर का नाम दे दिया गया। क्यों, यही आज बताने वाला है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। यहाँ आज कहानी सैथॉन यूनिक टार की। इस 607 फीट ऊंची और 47 मंजिला इमारत में 600 कमरे हैं। दूधिया रंग वाली घुमावदार बालकनी है जिसकी दीवार कहीं कहीं काली भी नजर आती है। दूर से देखने पर लगता है कि मानो कोई ग्रैंड लग्जरी होटल हो, लेकिन पास पहुंचने पर यहाँ कोई दरबान आपका स्वागत नहीं करता है। इस्तकबाल करती हैं कंक्रीट की आधी अधूरी दीवारें। अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता कि बाहर से दिखने वाली ये शानदार इमारत अंदर से उतनी ही खोखली होगी। पेंट नहीं है, प्लास्टर नहीं है, ज़मीन पर पानी जमा है और कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल होने वाले टूटे फूटे औजार, छड़, सरिया और बालू बिखरे हैं। एक सीढ़ी है जो शायद फायर एस्केप या इमरजेंसी एग्जिट के लिए बनी होगी, लेकिन वही सीढ़ी ऊपर के तलों पर जाने का एकमात्र रास्ता है। बिल्डिंग में ज़्यादातर दीवारों और ज़मीन पर घास उगी है, कुछ सूखी तो कुछ हरी भरी। दीवारों पर हॉरर पेंटिंग्स हैं या कुछ बातें लिखी हैं जो अमूमन यहाँ समय काटने या एडवेंचर के लिए आने वाले लिख कर जाते हैं। कुछ बिखरे डेकोरेटिव आइटम्स और बाथ टब्स को देखकर अंदाज़ा लगता है कि इसे कितने ग्रैंड और रॉयल लुक देने का प्लान बनाया गया था, मगर ये नहीं हो पाया और अब ये आलम है कि इसकी फर्निशिंग तक नहीं हो पाई। छत पर पहुंचने पर सीमेंट की दीवारों के बीच झरोखों से दिखता है काओ फ्राया नदी का नज़ारा भी। न जाने कितने ही प्रेमी जोड़ों ने यहाँ पे सनसेट का लुत्फ उठाया होगा कभी न कभी। यहाँ आने वाले लोगों की मौजूदगी दीवारों पर लिखी लाइनें बयान भी करती रहती हैं। फिर सवाल मन में आता है कि शहर के पॉश इलाके में इतनी आलीशान इमारत का इस तरह वीरान पड़े रहना क्या नॉर्मल है? ये हुआ तो वजह क्या है? जो ये ठीक ठाक हालत में होती तो बैंकॉक टूरिज्म की नुमाइंदगी करती, लेकिन सरकार या बिल्डर्स ने इससे अपने हाथ पीछे क्यों खींचे? सैथॉन यूनिक टार की कहानी के बारे में जानने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। 1997 का साल था जब एशिया के कई देशों में एक साथ बहुत कुछ घट रहा था। उन दिनों थाईलैंड की एक्सपोर्ट ग्रोथ 20% थी, यानी थाईलैंड दूसरे देशों को ज़्यादा सामान बेच पा रहा था। लेबर कॉस्ट और इन्फ्लेशन दोनों कम था। सरकार ने FDI को बढ़ाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी को 30% से घटाकर 15% किया और इससे फॉरेन इन्वेस्टर्स आए भी। देश में फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ने लगी और तेजी से मैन्युफैक्चरिंग का काम होने लगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी थाईलैंड सरकार के कुछ फैसलों ने बाजी पलट दी। थाईलैंड ने अपनी करेंसी पर लगा दिया कैप। करेंसी पर कैप लगाने का मतलब है कि उसकी वैल्यू को मार्केट पर छोड़ने के बजाय खुद कंट्रोल किया जाए। इससे होता है कि करेंसी इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक एडजस्ट नहीं कर पाती और उसकी ट्रू वैल्यू क्या है ये भी नहीं पता चल पाता। जहां थाईलैंड अपनी योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा था, उसी बीच ग्लोबल मार्केट में चीन की एंट्री हुई। एक तरफ थाईलैंड की मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा थी लेकिन आबादी कम, वहीं चीन में मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ अच्छी खासी आबादी भी थी और इन्वेस्टर्स ने थाईलैंड से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। एक्सपोर्ट पर इकॉनमी बनाने वाले थाईलैंड के पास इन्वेस्टर्स नहीं बचे। हालात को ठीक करने के लिए करेंसी कैप को हटाया गया तो उसकी मार्केट वैल्यू तेज़ी से गिरी। थाईलैंड की इकॉनमी धड़ाम हुई तो उससे जुड़े देशों पर भी असर पड़ा। ये थाईलैंड का ही नहीं, एशिया के कई देशों का डाउनफॉल था जिसे हम 1997 के एशियन क्राइसिस के नाम से जानते हैं। इस ग्लोबल घटना से 7 साल पहले थाई आर्किटेक्ट रांगसान थोरसुवान ने सैथॉन यूनिक टावर को डिज़ाइन किया। 80-90 के दशक में रांगसान का नाम अपनी कला के लिए जाना जाता था, मतलब डिज़ाइनिंग में इनका बड़ा जलवा था। उनके डिज़ाइन किए गए टावर का काम शुरू हुआ, लेकिन 1997 आने तक थाईलैंड की आर्थिक हालत बुरी तरह से बिगड़ गई और सैकड़ों अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स के काम पर लग गया फुल स्टॉप। ये वही दौर था जिसके बारे में हमने आपको बताया, एशियन क्राइसिस 1997। लेकिन यही अकेली वजह नहीं थी टावर अटकने की। रांगसान जिन्होंने इस टावर को डिज़ाइन किया, उनका नाम आपराधिक मामलों में भी सामने आ गया।
1993 में थॉरसुवान पर सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन सीजीआई प्रमाण चांसू की हत्या की साजिश का इल्ज़ाम लगा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि ये साजिश कभी अंजाम तक पहुंची नहीं, लेकिन मामला 15 सालों तक खिंचा। 2008 आने तक थॉरसुवान के साथ और 3 लोगों को मामले में दोषी भी पा लिया गया और 4 को मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि बाद में 2 साल बाद यानी 2010 में कोर्ट ने सभी 4 आरोपियों को बरी भी किया। अब तक धीरे धीरे थाईलैंड की अर्थव्यवस्था स्थिर हो चुकी थी, लेकिन जिस शिखर से देश की अर्थव्यवस्था नीचे गिरी थी वो रिकवर नहीं हो पाई। कई प्रोजेक्ट्स जिन पर रोक लग गई थी वो दोबारा शुरू हुए, लेकिन अदालती मामलों और आरोपों के बीच सैथॉन यूनिक टावर के लिए निवेशकों को ढूंढना मुश्किल होता गया। आज 27 साल हो चुके हैं, लेकिन सैथॉन यूनिक टावर अधूरा खंडहर की तरह खड़ा है। बाहरी दीवारों पर लगे एड बैनर्स इसकी ज़रूरत यहीं तक सीमित कर देते हैं। हाँ, अंदर चमगादड़ों, खरपतवार और पक्षियों ने अपना ठिकाना ज़रूर बनाया है। कभी एडवेंचर एक्सप्लोरर्स और पर्वतारोहियों की जगह हुआ करती थी, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं और कहानियां सामने आई जिनके बाद 2014 में प्रशासन ने टावर के अंदर जाने पर रोक लगाई। कई लोगों का मानना है कि इस इमारत की कई मंजिलें हॉन्टेड हैं, स्पेशली 43वीं मंजिल, जहां दिसंबर 2014 में एक स्वीडिश नागरिक का शव मिला था। थाईलैंड के फिल्म मेकर दाना ब्लूइन की डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है कि पहले तो उस शख्स ने बिल्डिंग में घुसने के लिए सिक्योरिटी गार्ड को कुछ पैसे दिए, फिर 43वीं मंजिल पर पहुंचकर सुसाइड कर लिया। मीडिया में ये बात फैलने के साथ इमारत के मालिक पैंसेट थॉरसुवान पर तनाव बढ़ने लगा। पैंसेट घोस्ट टावर के आर्किटेक्ट रांगसांग थॉरसुवान के बेटे हैं, जिन्हें ये इमारत विरासत में मिल गई। ठीक 1 साल बाद एक और घटना ने इस इमारत को लाइमलाइट में ला दिया। 2015 में पार्कोर टीम फरांग के 2 मेंबर जेसन पॉल और शॉन का वीडियो इंटरनेट पर तेज़ी से वायरल हुआ। ये वही 2 लड़के थे जिन्होंने घोस्ट टावर की छत पर सांस रोक लेने वाले करतब को रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो वायरल होने के बाद इमारत के मालिक ने दोनों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई। ऐसी कई घटनाएं सामने आई जब कुछ लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड्स को पैसों का लालच देकर यहां घुसने की कोशिश की। टावर पर अतिक्रमण और बिना इजाज़त घूमने वाले लोगों की संख्या को बढ़ते देख 2015 में पैंसेट ने घोषणा की थी कि वो सुरक्षा गश्त को बढ़ा देंगे। रिश्वतखोरी के बाद कई सिक्योरिटी गार्ड्स को नौकरी से भी निकाला गया। अब वहाँ कोई पैसों के लालच में आकर एंट्री देता नहीं, ऐसा लोग कह रहे हैं, और गेट पर लोहे के चेन और ताले लगा दिए गए हैं। इसके 2 साल बाद 2017 में सैथॉन यूनिक टावर पर एक हॉन्टेड फिल्म आई, नाम है द प्रॉमिस। फिल्म में इस इमारत के हॉन्टेड होने की घटना के पीछे कब्रिस्तान को वजह बता दिया गया। दरअसल कुछ लोगों का मानना है कि जिस ज़मीन पर ये इमारत बनी है वो पहले कब्रिस्तान थी। हालांकि एक बात और गौर करने वाली है, रांगसांग थॉरसुवान ने 1990 में सैथॉन यूनिक टावर के साथ स्टेट टावर को भी डिज़ाइन किया था, उसके सिस्टर टावर की तरह, जो ठीक सैथॉन यूनिक टावर के नीचे चमचमाता हुआ खड़ा है। लेकिन दोनों का इतिहास अलग रहा, एक खिला खिला रहा तो दूसरा खंडहर बना। सैथॉन यूनिक टावर लोगों के लिए जितना एडवेंचरस है उतना ही रहस्यमय भी। पैंसेट थॉरसुवान, जो फिलहाल इस टावर के मालिक हैं, उन्होंने बीके मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में कई जवाब दिए। उन्होंने बताया कि द स्टेट टावर को बेच दिया गया, इस यकीन के साथ कि सैथॉन यूनिक टावर का मैनेजमेंट आराम से किया जा सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से जिस ट्रस्ट फंड ने इसके लिए लोन जारी किया था वो लॉस की वजह से बंद हो गया और इन्वेस्टर्स कई एनपीए में फंस गए। कई लोग इस इमारत को थाईलैंड की विफलता का प्रतीक या देश का बोझ भी मानते हैं, लेकिन पैंसेट थॉरसुवान उन्हें गलत बताते हुए कहते हैं कि शुरुआत में तय हुआ था कि सैथॉन यूनिक टावर में 600 कमरों के साथ नीचे ज्वेलरी की दुकानें बनेंगी। टावर 80-90% तैयार हो गया, लेकिन आगे के काम में बाधा का ठीक रहा वो तत्कालीन सरकार पर फोड़ते। उन्होंने बताया कि 500 कमरे पहले ही बेचे जा चुके थे। निर्माण जारी रखने के लिए हरी झंडी दी जाती तो इमारत बनकर तैयार होती और आज बैंकॉक के सबसे महान टावर्स में से एक होती। जब पैंसेट से सवाल पूछा गया कि पिछले 27 सालों में इस बिल्डिंग का काम आगे क्यों नहीं बढ़ा, तो उन्होंने तमाम मुकदमों को वजह बताया। साथ ही बताते हैं कि उनके पिता रांगसांग थॉरसुवान नहीं चाहते थे कि इस टावर का काम आगे बढ़े। 20 साल पहले जो रेट लगाया गया था उससे बात आज बहुत आगे तक पहुंच गई है। टावर को पूरा करने के लिए कम से कम 1.5 बिलियन थाई बहट की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ की करेंसी है, लेकिन ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पुराने कस्टमर्स से केवल 600 मिलियन ही मिलेंगे। वो बताते हैं कि दशकों से कस्टमर्स को कुछ भी वापस नहीं मिला, इसलिए टावर को बेचकर कर्ज चुकाने की योजना बनाई गई है। सैथॉन यूनिक टावर की सीमाओं को लांघकर एंटर करने वाले लोगों पर सवाल किए जाने पर पैंसेट ने बताया कि बैंकॉक में बहुत सी वीरान इमारतें हैं, लेकिन लोगों को इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है। ऐसा इसलिए वो बताते हैं क्योंकि इमारत एक खूबसूरत जगह है और अपनी कहानी के साथ अद्वितीय है। बहुत से लोग टावर का यूज़ मूवी शूटिंग के लिए करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसकी इजाज़त दी नहीं। हॉलीवुड फिल्म सुपरमैन को भी ठुकराया, क्योंकि अगर लोग इसे पहचान लेते तो टावर का आकर्षण और बढ़ जाता।
चलते चलते बता दें कि सातोन यूनिक टावर को भले ही हॉन्टेड करार दिया गया हो, लेकिन इसके छत पर खड़े होकर 9 मिलियन की आबादी वाला पूरा बैंकॉक शहर रंगीन दिखाई देता है। नदी, सनसेट और नीला आसमान प्रकृति के बीच होने का एहसास कराते हैं। और इस बिल्डिंग का क्या होगा, पूरी दुनिया के लिए ये एक गुत्थी है। आज का तारीख यहीं पर समाप्त होता है। इसे लिखा था हमारे साथी प्रगति ने।